माय नेम इज़ सोवित शर्मा और आज हम एक सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। सपोज़ आप एक ब्रिज पे हैं और उस वन वे ब्रिज है और वहाँ से एक गाड़ी सामने से आ जाती है और एक गाड़ी आपकी है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो एक सामने वाला पीछे गाड़ी लेगा या आप पीछे लेंगे। तो इस सिचुएशन को DBMS के अंदर हम बोलते हैं डेडलॉक। तो आप समझ गए हो गया, आज की हमारी वीडियो है डेडलॉक के ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है AKTU पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डेडलॉक इन DBMS। तो डेडलॉक क्या है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेस वेट for resources held by each other। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके अंदर हमारे प्रोसेस एक एक रिसोर्सेज को होल्ड कर लेते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि सामने वाला उस रिसोर्स को जब फ्री करेगा तो हम टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। अब डेडलॉक के अंदर हमारी कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे कि इसमें हमारी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। तो पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। अब ये कंडीशंस होती क्या हैं इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे, बट आप ये याद रखें कि ये चार कंडीशंस हैं मेन। जब भी ये कंडीशन एक साथ आएंगी तो आपको डेडलॉक की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। अब आप डेडलॉक की इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे। अब डेडलॉक से बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंडीशन होगी तो आपका जो भी वर्क होगा वो डिले हो सकता है या फिर वो डेड भी हो सकती है, टर्मिनेट भी हो सकता है वो काम। तो कोशिश ये करेंगे कि इन सिचुएशन से बचें। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 2 कार एक वन वे पे है और वो वेट कर रहे हैं कि एक कार रिमूव हो तब, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक सिचुएशन। अब इसे हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से समझते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, आप देख रहे होंगे एक रिसोर्स 1 है, एक रिसोर्स 2 है, एक प्रोसेसर 1 है, एक प्रोसेसर 2 है ना। तो ये क्या है? एक सर्कुलर वेटिंग है, जैसे कि इसके अंदर हमने बात भी करी थी, सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट क्या कहता है? एक साइकिल बन जाती है। अब साइकिल कैसे बन रही है? जैसा हमारा P1 प्रोसेसर है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है R2 रिसोर्स के लिए, मतलब एक रिसोर्स है R2, उसको अगर मिलेगा तो वो वर्क कंप्लीट कर पाएगा और उसे एलोकेटेड क्या है? R1। ठीक है, इसका मतलब R1 उसने होल्ड कर रखा है और वो वेट किसके लिए कर रहा है? R2 के लिए। ऐसी सेम प्रोसेसर है हमारा P2 जो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, जिसको होल्ड किसने कर रखा है? P1 में, है ना। और उसने एलोकेट क्या हो रखा है उसको? R2। तो इसका मतलब ये है कि एक पोर्शन तो P1 के पास है और एक पोर्शन P2 के पास है, दोनों वेट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे का कि वो रिसोर्स छोड़े तो हम अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? डेडलॉक सिचुएशन बनती है, क्योंकि ये दोनों ही काम नहीं कर सकते हैं। अगर एक जना प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा, फ्री नहीं करेगा, जब तक एक प्रोसेसर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इस केस को हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। तो ये सिचुएशन हमारी प्रोग्रामिंग के लिए, डेटाबेस के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर इस तरीके से काम होगा तो हम कोई भी बैंकिंग में जैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी फेल्ड हो जाएंगी, डेटाबेस लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए हमें इतना समझना काफ़ी है कि डेडलॉक होता क्या है। अब हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं किस किस सिचुएशन में आता है। तो कुछ एक डायग्राम मैंने बनाया जो 4 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। हम वो एग्जांपल लिखेंगे गाड़ी वाला, जिससे हमें क्लियरिटी रहे, एग्जांपल बार बार चेंज नहीं करना है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये 4 कंडीशंस है हमारे पास, 4 कंडीशन, जिसको अगर हम मीट करते हैं तो हमारा डेडलॉक सिचुएशन बनती है। तो 4 कंडीशंस है हमारे पास। ऑल मस्ट बी ट्रू फॉर डेडलॉक टू हैपन, मतलब अगर ये चारों कंडीशन हमारी मिल जाती है हमें किसी भी सिचुएशन में, तो कंफर्म है डेडलॉक सिचुएशंस बनेंगी। और अगर डेडलॉक सिचुएशन बनेगी तो वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होगा। पहला क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब है अ रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। मतलब क्या है कि एक ही प्रोसेस एट अ टाइम रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये भी डेडलॉक सिचुएशन है। एक सिचुएशन आती है होल्ड एंड वेट। इसके अंदर बोल रहा है अ प्रोसेस होल्ड वन रिसोर्स एंड वेट फॉर अनदर। मतलब एक रिसोर्स तो होल्ड कर लिया और वो दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है।
तो अगर ये भी सिचुएशन आती है तो भी हमारा डेडलॉक हैपन होता है। नेक्स्ट आता है नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन के अंदर क्या होता है, इसका एक नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं नॉन टेक्निकल में मैं बोलूँ, आप किसी के घर गए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको कब बोलेंगे डिनर के लिए या कब वो बोलेंगे, अब वो खाना खा रहे हैं तो आप उसे छीन तो सकते नहीं हो। तो जब तक वो पर्सन उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा, आपको ऑफर नहीं करेगा, तब तक आप नहीं ले सकते, है ना। सेम सिचुएशन। अब थर्ड है आपका सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे, बट एक बार रिपीट कर देते हैं। P1 वेटिंग फॉर P2 एंड P2 वेटिंग फॉर P1। मतलब एक सर्कल बन गया ना भाई, P1 है वो वेट कर रहा है किसका, P2 का, और P2 है वेट कर रहा है P1 का। सपोज दो फ्रेंड्स हैं और एक नीचे है, मतलब ग्राउंड पार्किंग की साइड पर खड़ा हुआ, और एक दोस्त घर पे है, वो सोच रहा है उसका दोस्त घर पे आने वाला है और दोस्त पार्किंग में वेट कर रहा है, तो सेम कंडीशन बन गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्कुलर बनता है, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा डेडलॉक क्रिएट होता है। अब हम वही कंडीशंस को उस एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन कार कैन यूज द ब्रिज एट अ टाइम। मतलब ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि एक टाइम पे उस ब्रिज को एक ही कार यूज कर सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर वन वे ब्रिज है तो ये करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो भी दिक्कत है, क्योंकि दूसरी वे वाले को वेट क्यों करना है, वो नहीं मानेगा। फिर वेट एंड होल्ड, ईच कार होल्ड इट्स साइड एंड वेट फॉर अनदर टू रिमूव। मतलब दोनों तरफ गाड़ियाँ वो वेट करेंगे कि एक कार पीछे रिवर्स ले ले या वहाँ से पास हो जाए, तो एक जने को रिवर्स लेनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं नॉन म्यूचुअल नॉन प्रीएम्पशन, नो वन कैन फोर्स अ कार टू रिवर्स द सर्कुलर वेटिंग। अब नेक्स्ट है सर्कुलर वेटिंग। अब कार आर वेट फॉर कार बी, मतलब दो गाड़ी है, कार ए कार बी, कार बी वेट फॉर कार ए। मतलब ए वेट कर रहा है कि पहले बी पास हो जाए या बी रिवर्स ले ले, और बी वेट कर रहा है कि ए कार पास ऑन हो जाए। तो जब भी ये चारों कंडीशन हमारी मिलती है तो हम डेडलॉक पे आते हैं। रिमूव इवन वन कंडीशन, नो डेडलॉक। अगर एक भी कंडीशन आप रिमूव कर पाते हैं तो डेडलॉक हैपन नहीं होगा। अगर ऑल फोर मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, डेडलॉक इज अकर। तो अगर ये चारों कंडीशन एक साथ आती हैं तो हमारा डेडलॉक अकर होता है। मेरे ख्याल से आप ये चारों कंडीशंस को समझ गए होंगे, मैंने विद एग्जांपल बताया है कि क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले तो हमें पता चल गया डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक के बारे में तो हमें स्टोरी समझ में आ गई है। तो व्हाट इज डेडलॉक हमने कवर करा है अभी। नेक्स्ट अगर हम नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, हमारी कुछ कंडीशंस थी। पहला म्यूचुअल एक्सिक्यूशन, फिर हमारा होल्ड एंड वेट, ऐसे ही हमने चार कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। फिर है टेक्निक ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। अभी हम ये पढ़ेंगे कि क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। वेट एंड डाई स्कीमा, राउंड वेट स्कीमा, टाइम आउट बेस स्कीमा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इक्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन वेट डाई एंड राउंड वेट 5 नंबर के क्वेश्चन में आ रखा है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक्सप्लेन द टाइम आउट बेस्ड डेडलॉक प्रिवेंशन, और कंपैरिजन भी आ जाता है, ठीक, तीनों स्कीमा के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, डेडलॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और ये ऐसी कुछ चीज़ें आपने सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइम पे भी पढ़ी होंगी, क्योंकि ये प्रोसेस वहाँ पे भी आता है। और इस सब के बारे में हम जानते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, प्रोसेसर कैसे यूज़ करेगा, थ्रेड्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी ये सिमिलर चीज़ें हमने फेस करी हैं, पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। अब ये कंसेप्ट कहता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने जिसके अंदर हमारे पास दो डेटाबेस है, सपोज द D1
एंड डी, हमारे पास दो डेटाबेस है और ट्रांजेक्शन चल रही है हमारी T1 एंड T2, T1 एंड T2। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले ही अप्रोच करेंगे D1 को, मतलब T1 भी अप्रोच करेगा डेटाबेस फर्स्ट को एंड सेकंड भी किसको अप्रोच करेगा D1 को। अब इसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर कंडीशन नहीं बन सकती। सर्कुलर कब बनती, जब T2 होल्ड कर लेता है D2 को, है ना, तो उस कंडीशन से बच गए। तो अगर हम उस कंडीशन से बच गए तो डेडलॉक हैपन नहीं हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या करता है कि सर्कुलर नहीं बनने देता, क्योंकि इस तरीके की अप्रोच को करता है, मतलब ये ऑर्डर में ले जाता है डेटा को। अब अगर डेटा ऑर्डर में चला जाएगा, एक चीज हमने कहते ऑर्डरिंग में लगा दी, तो उसको सर्कुलर वे में लाना मुश्किल है, वो सर्कुलर वे में आ ही नहीं सकता है ना। कोई भी डेटाबेस, कोई भी सेट अगर हम ऑर्डरिंग में लगा देते हैं तो वो सर्कुलर से बच जाता है, क्योंकि वो कंडीशन ही हैपन नहीं होती है। तो जिसको भी पहले D1 मिलेगा वो उस रिसोर्सेज को यूज करेगा, देन वो पूरे डेटाबेस को यूज कर पाएगा। तो ये इंश्योर करता है नो होल्ड एंड वेट, इंश्योर कर रहा है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन किसी भी दूसरे रिसोर्स को, डेटाबेस को होल्ड एंड वेट ना करे, डेटाबेस को सर्कुलर वे में ना आने दे। बट इसमें क्या होता है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि अब ये वेट करेगा तो ये चीज चलेगी, तो इसका वेटिंग ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के अप्रोच में थोड़ी डिसएडवांटेज भी आती है। अभी हमें कंसेप्ट समझ में आया, तो डेडलॉक ब्रेक हो जाता है, हैपेंड। आप ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। और इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, वेट एंड डाई एंड राउंड वेट एंड टाइम आउट। ये तीन कंडीशंस भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं क्या चीज़ है। तो ये 3 टेक्निक्स के नाम है, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया, बहुत इजी है। सपोज आपके सामने वेट एंड डाई स्कीमा है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे प्रोसेस P इज अ होल्डर, मतलब दो तरह की ट्रांजेक्शन्स काम कर रही है, एक होल्डर और एक यंगर है। होल्डर मतलब जो पहले से है और जो अभी अभी ट्रांजेक्शन बनी है। अच्छा, ट्रांजेक्शन का मीन्स अभी एग्जांपल कर लो, इमेजिन कर लो कि बैंक में एक ट्रांजेक्शन चल रही है ना, जैसे हम पासबुक पे कराते हैं ना, ट्रांजेक्शन है वहाँ। अब ये कहता क्या है कि होल्डर नीड अ रिसोर्स हेल्ड बाय यंग। पहला जो आपका होल्डर है वो रिक्वेस्ट करेगा आपके रिसोर्स को, एंड जो आपका होल्डर है वो वेट कर सकता है। मतलब होल्डर को अगर रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो वो वेट कर सकता है जब उसे रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर केस 2 के बारे में बात करें, यंगर नीड अ रिसोर्सेज, अगर यंगर रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए, अगर वो नहीं मिलता तो वो अबॉर्ट हो जाएगा या फिर रीस्टार्ट होगा। तो इस केस के अंदर हम होल्डर को थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं जिससे वो अपना काम स्मूथली वर्क कर सके, बट यंगर को हम क्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं या फिर हम उसे रीस्टार्ट कर देते हैं। तो इफ रिक्वेस्ट इज होल्डर वेट, अगर रिक्वेस्ट होल्डर है तो वेट करेगा, इसका रूल है। इफ रिक्वेस्ट इज यंगर इज डाई, मतलब अगर ट्रांजैक्शन यंगर है तो वो डाई हो जाएगी। अब डाई कैसे हो सकती है, टाइम स्पेन पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम पहले रिक्वेस्ट आई थी। जितना टाइम पहले रिक्वेस्ट आएगी वो होल्डर हो जाएगी, जो अभी रिसेंट पे आई वो यंगर हो जाएगी ट्रांजैक्शन के लिए। तो आप ट्रांजैक्शन में इस तरीके से पता कर सकते हैं कौन सा आपका यंगर है, कौन सा आपका होल्डर है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।